हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा चंद्रवंश का 5वां टॉपिक। इससे पहले हमने 4 टॉपिक चंद्रवंश के बारे में पढ़े थे। जो हमने 4 टॉपिक पढ़े थे उसमें चंद्र राजाओं, जो हमारे उत्तराखंड के संपूर्ण चंद्र राजाओं के बारे में 4 वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और चौथी वीडियो में हमने चंद्रवंश के राजाओं के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी उनमें हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज ये हमारा 5वां टॉपिक है चंदों की कर नीति से। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम चंदों की कर नीति। तो दोस्तों, कर तो बहुत है चंदों में, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद हम चंदों के करों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा, कौटिल्य ने जिन सप्तांग राज्यों का सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का उल्लेख किया है, उनमें एक कोष भी है। तो कौटिल्य ने क्या किया है, राज्यों के लिए क्या दिया है, सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। तो उन 7 सिद्धांतों में से राज्य के लिए कोष भी क्या एक महत्वपूर्ण है। अतः कोई भी राज्य कोष के बिना नहीं चल सकता। कोष की पूर्ति के लिए उपज का छठा भाग किसानों से लिया जाता है। तो कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया है उसमें कहा है कि बिना कोष के कोई भी राज्य नहीं चल सकता। और उस कोष को पूर्ति करने के लिए हमारे जो चंद राजा थे वो उपज का छठा भाग लेते थे किसानों से। यानी कि कोष का मतलब ये होगा कि दोस्तों, जो भी राज्य चलाने के लिए राज्य को पैसा, धन, सोना, चांदी आदि इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कौटिल्य ने क्या दिया है, कोष का सिद्धांत दिया है। तो हर राजा क्या करता है, देश को चलाने के लिए टैक्स लेता है। तो वही सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने। अगला है दोस्तों, चंदों के समय जमीन का वास्तविक मालिक राजा ही होता था। तो जो चंदों के समय जमीन का वास्तविक मालिक कौन होता था, तो चंद राजा ही होता था। अगला है हमारा, राजा रौत, गूट अथवा विष्णु प्रीति में जमीन जिसे देता था वह थातवान कहलाता था। थात का अर्थ जमीन से है। तो दोस्तों, जब राजा किसी को गूंठ, रौत अथवा विष्णु प्रीति जमीन जिसे देता था उसे क्या कहते थे, तो उसे थातवान कहते थे। तो थातवान का मतलब होता है दोस्तों जमीन का मालिक। तो थातवान कौन हो गया, जमीन का मालिक, और थात का अर्थ होता है जमीन से। अगला है हमारा खाईकर, कमाई या खाई हुई जमीन पर कर देने वाला। तो खाईकर का अर्थ क्या हुआ, जब राजा किसी को जमीन देगा और वो उसी जमीन में काम करेगा और उसी जमीन में क्या करेगा, काम करेगा और अपने लिए भोजन भी प्राप्त करेगा और उसी जमीन से राजा को कर देता है, तो उसे खाईकर कहते हैं। खाईकर अनाज तथा नकदी दोनों देता है। तो जो खाईकर होता है वो राजा को अनाज तथा नकदी दोनों ही देता है। अगला है दोस्तों हमारा सिरतान, जो नगद कर या टैक्स देता है। तो सिरतान क्या देता है, नगद कर या टैक्स देता है, उसे क्या कहते हैं, सिरतान कहते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में कैनी होते थे जो तरह तरह के भूदास कहलाते थे। कैनी खेतों में काम करने वाले गुलाम थे। तो दोस्तों, जो चंद्रवंश में कैनी थे वो क्या थे, खेतों में काम करने वाले गुलाम थे कैनी। यानी कि कैनी हो गए चंद्रवंश में खेतों में काम करने वाले गुलाम। कैनी की ही भांति छौड़ा होते थे जो घरेलू नौकर होते थे। तो कैनी कहाँ काम करते थे, खेतों में काम करते थे। वहीं जो छौड़ा होते थे वो कहाँ काम करते थे, घरेलू काम के लिए छौड़ों की नियुक्ति की जाती थी। अगला है दोस्तों हमारा, अस्कोट के राजा छौड़ों को सेवक या विश्वा कहते थे। तो दोस्तों, चंद्रवंश में क्या कहते थे, छौड़ा कहते थे जो क्या करते थे, घरों में काम करते थे। वहीं जो अस्कोट के रजबार, यानी कि अस्कोट के राजा अस्कोट के क्या होते थे, रजबार होते थे, वो छौड़ों को क्या कहते थे, सेवक या विश्वा कहते थे। अगला है हमारा, चंद राजाओं के समय 36 रकम के राजकर होते थे। तो चंद वंश के समय कितने यानी कि कर होते थे, तो 36 प्रकार के कर होते थे जिन्हें छत्तीसी कहते थे। तो जो 36 प्रकार के कर होते थे उन्हें क्या कहते थे, छत्तीसी कहते थे। यह परंपरा के अनुसार उपज का छठा भाग ही कर के रूप में लेते थे, जिसे गल्ला छाड़ा कहा जाता था। तो ये उपज के रूप में कितना टैक्स वसूल करते थे, तो छठवां भाग ही टैक्स के रूप में वसूल करते थे और उस टैक्स को क्या कहते थे, गल्ला छाड़ा कहा जाता था। अगला है हमारा, कल्याण चंद के लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र में नंबर E73 में नाली शब्द का प्रयोग मिलता है, जो लगभग 2 किलो अनाज के बराबर माप रखती थी। तो जो कल्याण चंद का एक क्या मिलता है हमें, ताम्रपत्र मिलता है, उसमें क्या है, नाली शब्द का
प्रयोग किया है और जो कितने माप, लगभग कितने माप रखती है, वो 2 किलो जो तोलने के लिए माप रखती है। अगला है हमारा जॉन विकेट ने 1872 में कत्यूरी की नाली को ही पैमाना मानकर भूमि बंदोबस्त किया था। तो दोस्तों ये है हमारा जॉन विकेट ने। तो जॉन विकेट ने बंदोबस्त कब किया था? 1872 में। और किसकी नाली को माप बनाकर भूमि बंदोबस्त किया था? तो कत्यूरी नाली को ही माप कर कर जॉन विकेट ने 1872 में क्या किया था? भूमि बंदोबस्त किया था। भूमि माप के लिए नाली, जूला, विसा, अदाली, पालो, मसा आदि से होता था। तो जो दोस्तों चंद वंश में जो भूमि की माप होती थी वो किस किस से होती थी? नाली हो गया, जूला हो गया, विसा, अदाली, पालो, मासा आदि से क्या होता है? जमीन का माप होता था चंद वंश में। अगला है दोस्तों हमारा जूला 10 कुंतल के बराबर होता था। तो पूछ सकते हैं कि एक जूला कितने कुंतल के बराबर होता था? तो 10 कुंतल के बराबर होता था एक जूला। अदाली लगभग 15 किलो का होता था। तो दोस्तों जूला हो गया 10 कुंतल और एक अदाली बराबर लगभग कितना होता था? 15 किलो का होता था एक अदाली। अगला है दोस्तों हमारा चंद वंश में भूमि कर के अलावा प्रजा के लिए अन्य कर भी लिए जाते थे। तो दोस्तों चंद कर में क्या है? चंद वंश में क्या था? भूमि कर के अलावा भी अन्य कर लिए जाते थे। तो दोस्तों अब ये हम इम्पोर्टेंट कर देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला है जूलिया। यह नदी पुलों में लगता था। तो जूलिया जो कर था वो किस में लगता था? नदी पुलों में लगता था। इसे सांगा भी कहते हैं। तो दोस्तों कोई आदमी यानी कि पुलों से आर पार करता था तो उस पर क्या लगता था? कर लगता था। कौन सा कर लगता था? तो जूलिया कर ही लगता था। और दोस्तों जो जूलिया कर को क्या कहते हैं? तो सांगा भी कहते हैं जूलिया कर को। अगला है हमारा सिरती। यह नगद कर था। तो सिरती क्या था? एक नगद टैक्स था। तो पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नगद कर था? तो क्या था? सिरती क्या है? एक नगद कर है। पराया यह माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। तो सिरती कर किससे वसूला जाता था? भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। अगला है दोस्तों हमारा बैकर। तो बैकर किस पर लिया जाता था? अनाज के रूप में लिया जाता था बैकर। अगला है हमारा राखिया। इसे छरिया भी कहा जाता है। तो जो राखिया कर है उसे क्या कहा जाता है? रछिया भी कहा जाता है। और सावन के महीने में रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था। तो जो राखिया कर कब वसूला जाता था? रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था राखिया कर। अगला है दोस्तों हमारा कूद। नगद के बदले दिया गया अनाज। तो कूद कूद क्या करता था? जब नगद के बदले में दिया गया अनाज के बदले में कौन सा कर लगता था? कूद कर लगता था। अब है दोस्तों भेंट। राजा और राजकुमारी को दी जाने वाली भेंट क्या था? भेंट कर था। अगला है हमारा मांगा। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा हो गया। तो दोस्तों जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा हो गया? मांगा कर हो गया, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अगला है दोस्तों हमारा साहू। यह लेखक को देय करता। तो जो साहूकर था वो किसको देय था? तो लेखक को देय था चंद्रवंश में साहूकर। अगला है रंगतली। यह लेखक को देय करता। तो साहूकर और रंगतली किसको देय करता? लेखक को देय था। इसका उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में है। तो जो रंगतली कर है उसका उल्लेख किस में है? तो मुनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है हमें रंगतली का कर का उल्लेख। तो साहू और रंगतली जो टैक्स लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता था? लेखकों के लिए लिया जाता था। अगला है हमारा कैनी कपलिनी। तो कैनी कपलिनी क्या था? कुली बेगार टैक्स था कैनी कपलिनी। अगला है दोस्तों हमारा कटक। सेना के लिए लिया गया कर। तो कटक किसके लिए लिया जाता था? तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा हो गया? कटक। अगला है दोस्तों हमारा श्यूक। राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर श्यूक था। तो जो राज्य में राज सेवक होते थे उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो श्यूक कर लिया जाता था। अगला है दोस्तों हमारा कमीनचारी या सयानचारी। किसानों से लगान वसूल करने वाले सयानों को देय करता था। तो जो भी सयाना क्या करता था? किसानों से कर वसूल करता था उनको कौन सा टैक्स दिया जाता था? कमीनचारी या सयानचारी टैक्स दिया जाता था। अगला है दोस्तों हमारा सिकदार नेगी। ये परगने अधिकारी को देय करता। तो सिकदार नेगी कर किसको दिया जाता था? परगने अधिकारी को दिया जाता था सिकदार नेगी टैक्स। लक्ष्मण चंद के मुनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपये कर लिया जाता था। यह पूरे गांव से वसूले जाता था।
तो जो सिकदार नेगी है उनके लिए कितने रुपए का टैक्स था? तो 2 रुपए का टैक्स दिया जाता था और ये पूरे गांव से वसूला जाता था। अगला है दोस्तों हमारा गरखा नेगी। तो गरखा अधिकारी को देय कर, इसका उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। तो जो गरखा नेगी क्या था? तो ये गरखा अधिकारी को देय करता है गरखा नेगी, और इसका उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है? मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है दोस्तों हमारा कनक। यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। तो जो कनक जो टैक्स था वो किससे लिया जाता था? सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। और दोस्तों जो कनक टैक्स की शुरुआत किसने की थी? तो बाज बहादुर चंद ने लगाया था सौका व्यापारियों पर। पूछ सकते हैं कि कनक टैक्स किस चंद शासक द्वारा लगाया गया? तो बाज बहादुर चंद द्वारा लगाया गया था कनक टैक्स। अगला है दोस्तों हमारा हिलियानी अदूल। तो हिलियानी अदूल क्या था? बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर क्या था? हिलियानी कर था। तो दोस्तों जब बरसात में सड़कों में क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें धंस जाती, तो उसके लिए चंदवंश में कौन सा टैक्स लिया जाता था? हिलियानी अदूल टैक्स लिया जाता था सड़क की मरम्मत के लिए। अगला है दोस्तों हमारा डाला। गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया कर। तो डाला किसके लिए है? गांव के जो सयाने होते थे उनको अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? डाला कहलाता है। दोस्तों अगला है हमारा मिजारी। कामगारों से लिया जाने वाला कर। तो मिजारी हो गया कामगार, जो काम करने वाले थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? मिजारी कर लिया जाता था। इसे बाद में गोरखों ने भी लिया था, और मिजारी कर गोरखों ने भी लिया था। तो दोस्तों चंदवंश में चंदों ने तो मिजारी कर लगाया ही था, और मिजारी को ही गोरखों ने भी वसूला था मिजारी कर को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंदवंश में ऐसा कौन सा टैक्स था जो बाद में गोरखा शासकों ने भी वसूल किया था? तो हो गया दोस्तों वो मिजारी टैक्स। अगला है दोस्तों हमारा तान या टाट कर। यह कर सूती एवं ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। तो तान या टाट कर किससे लिया जाता था? जो सूती एवं ऊनी वस्त्र बनाते थे उनसे तान या टाट कर लिया जाता था। अगला है दोस्तों हमारा घी कर। घी बेचने वालों से लिया जाता था। तो घी कर किससे लिया जाता था? जो घी बेचते थे उनसे घी कर लिया जाता था। मौकर है दोस्तों हर परिवार से लिया जाने वाला कर। तो मौकर किससे लिया जाता था? हर परिवार यानी कि हर फैमिली से कौन सा कर लिया जाता था? मौकर लिया जाता था। बात करते हैं हम भात कर की। तो बड़े बड़े उत्सवों पर भात की दावत पर लगा कर। तो जब बड़े बड़े उत्सव होते थे चंद्रवंश के समय, किसी गांव में बड़े बड़े उत्सव होंगे तो उस पर कौन सा टैक्स लगता था? तो भात टैक्स लगता था। अगला है दोस्तों हमारा गाय चराई। यह तराई भाबर में गाय चराने वालों से लिया जाता है। तो गाय चराई कर किससे लिया जाता था? तराई भाबर में जो गाय चराते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? गाय चराई कर लिया जाता था। अगला है दोस्तों हमारा भैंस कर। तो ट्रेल के अनुसार यह प्रत्येक भैंस पर 4 आना सालाना की दर से लिया जाता था। तो भैंस कर की दर क्या थी? तो 4 आना दर थी सालाना भैंस पालने वालों पर। अगला है दोस्तों हमारा व्यापार कर। यह बुनकरों से लिया जाता था, नमक व कस्तूरी पर भी लगता था। तो व्यापार कर किनसे लिया जाता था? बुनकरों से लिया जाता था। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था टाट, और टाट कर भी पढ़ा था हमने, जो बुनकरों से लिया जाता था। और जो व्यापार कर किस किस पर लगता था? नमक और कस्तूरी पर भी लगता था व्यापार कर। अगला है दोस्तों हमारा खानों पर कर। तो सोना तांबा निकालने वालों से लिया जाता था खानों पर कर। तो खानों पर कर क्या हो गया दोस्तों? जो सोना तांबा निकालता था उनसे लिया जाता था खानों कर। अगला हो गया दोस्तों हमारा जंगलात कर। तो जंगलों का उपयोग करने वालों से जंगलात कर लिया जाता था। अगला है हमारा न्योवाली कर। न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर हो गया न्योवाली कर। तो दोस्तों जो न्योवाली और बिस्टावली कर की शुरुआत किसने की थी? ये की थी रुद्रचंद ने। ठीक है दोस्तों, तो न्योवाली कर किसके द्वारा क्या था? न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर हो गया न्योवाली कर। अगला है दोस्तों हमारा जगरिया कर। जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मण से लिया जाता था। तो जो राज्य में जागर लगाते थे उन पुजारियों से कौन सा कर लिया जाता था? जगरिया कर लिया जाता था। तो दोस्तों अगला है हमारा रौल्य देवल्य। तो जो रौल्य देवल्य था वो राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था। बलि व भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे।
तो रौल्य देवल्य क्या था, जो चंद वंश में राज परिवार की क्या होती थी, देवी देवताओं की पूजा होती थी, उसके लिए कौन सा कर लिया जाता था, रौल्य देवल्य कर लिया जाता था। और बलि व भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे रौल्य देवल्य कर में। अगला है दोस्तों हमारा भाग कर। तो घराटों पर लगने वाला कर कौन सा हो गया, भाग कर। तो भाग कर दोस्तों किसमें हो गया, घराटों पर लगने वाला। अगला है दोस्तों प्रहरी या पौरी। तो राजधानी व प्रमुख रखवाली करने वालों को देय कर। तो प्रहरी या पौरी क्या था, जो राजधानी एवं प्रमुख की रखवाली करते थे उनको देय करता प्रहरी या पौरी कर। अगला है दोस्तों हमारा बाजदार कर। तो बाजदार क्या था, महाजन को देय करता। तो बाजदार कर हो गया महाजन को देय कर। अगला है दोस्तों हमारा चौबदार। यह राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं यथा तलवार, ढाल आदि को ढोने के लिए लिया जाने वाला कर हो गया चौबदार। तो दोस्तों चौबदार क्या हो गया, जब कोई भी राजा के क्या ढोते थे वस्त्र, यानी कि तलवार, ढाल आदि जो भी मजदूर इनको ढोता था उनके लिए कौन सा कर लेते थे, वो चौबदार कर लिया करते थे। तो दोस्तों चंद्रवंश में टैक्स के बारे में इतना ही था। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।